हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होता है, क्या इनका कर्तव्य है। तो साथियों, आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और आप क्लास के अंत तक जो है एकदम शिद्दत से देखिएगा और मेहनत कीजिएगा। आप भी मेरे साथ साथ देखिएगा। आज का क्लास आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही पसंद आएगा। तो साथियों, चलते हैं आज के क्लास में। तो आज जो है मेरा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है चैप्टर्स हैं। और इस साथियों, ये जो है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, यह जो है भारत का संविधान जब लागू हो रहा था तो इनमें बहुत सारे कर्तव्य को राज्य के पास भी दिया गया था। यानी देश के पास जो कर्तव्य था, इसमें बहुत सारे कर्तव्य को राज्य के पास भी सौंपा गया कि वह भी अपना कर्तव्य का पालन करें। तो साथियों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये हमारे देश में आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। यानी राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे देश में आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, क्योंकि भारत में बहुत सारे वैदेशिक स्रोत को ग्रहण किया। भारत जो देश हैं उन्होंने बहुत सारे देशों से कुछ न कुछ स्रोत को ग्रहण किया, जिनमें मूल अधिकार आपने अमेरिका में देखा। तो साथियों, इसी प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो है प्रारूप भारत ने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया और जिनका उल्लेख भारत के संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो इनके बारे में हम लोग विशेष रूप से जानेंगे और ये 36 से 51 अनुच्छेद को विशेष तौर पर पढ़ेंगे। तो साथियों, सबसे पहला जो अनुच्छेद है मेरा 36, तो 36 अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। 36 अनुच्छेद में जो है आर्टिकल 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, जो आपने मूल अधिकार में पढ़ा था अनुच्छेद 12 में कि राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। सेम वही कंडीशन है, अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। और राज्य बोले तो ये देश होता है। संविधान में राज्य का मतलब देश हुआ या राज्य हुआ या कोई भी संगठन हुआ या संस्था हुआ, सरकारी हो या गैर सरकारी हो। यानी कोई भी कंपनी हो, संस्था हो, संगठन हो, सरकारी या गैर सरकारी, या देश हो या राज्य हो, इन सबों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। तो साथियों, इन्हीं में जो है अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया। उसके बाद साथियों, अनुच्छेद 37 को हम देखेंगे। तो अनुच्छेद 37 में है आर्टिकल 37 में कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यानी आपने आज के क्लास में जो भी इन बातों को पढ़ेंगे, जो भी सरकार आपके हित के लिए सोचेंगे, तो वो बात जो है वो केवल आपके ऊपर लागू करना ना करना वो सरकार के दायित्व में है। यानी आप इनके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते। जिस प्रकार आपने मूल अधिकार को पढ़ा था, मूल अधिकार में अगर आपका हनन होता है, मूल अधिकार में अगर कोई व्यक्ति या किसी के द्वारा आपके मूल अधिकार में कमी किया जाता है, तो आप उनके खिलाफ आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे अपने अधिकार को पाने के लिए। लेकिन यह जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यानी ये आपके साथ जो केवल राज्य हित के बारे में सोच रहे हैं। यानी राज्य जो है आपके हित के बारे में इतना सारे बात सोच रहे हैं, अगर इनमें कमी भी करेगा तो आप इनके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ऐसा अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अतः आप इनके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि अनुच्छेद 37 को आप समझ रखे हैं। तो साथियों, इसी प्रकार से चलते हैं आर्टिकल 38 यानी अनुच्छेद 38 की ओर। तो इसमें लिखा है कि राज्य जो है लोक कल्याण के लिए, यानी लोगों के कल्याण के लिए 3 प्रकार के न्याय का जिक्र किया है अनुच्छेद 38 के माध्यम में। अनुच्छेद 38 के माध्यम में राज्य जो है लोक कल्याण के लिए 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था करेगा। और वो 3 प्रकार के न्याय इस प्रकार है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। साथियों, आपने प्रस्तावना में भी पढ़ रखा है, प्रस्तावना में भी संविधान के अनुसार 3 प्रकार के न्याय का जिक्र किया गया है। यानी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सेम बात अनुच्छेद 38 में कहा गया है, लोक कल्याण के लिए, राज्य लोगों के कल्याण के लिए जो है 3 प्रकार की न्याय का व्यवस्था करेगा। वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आर्टिकल 38 में ऐसा कहा गया है। उसके बाद
आर्टिकल 39A में चलते हैं साथियों। ये ABCD जो आप अनुच्छेद पढ़ रखे हैं, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। यानी इन सारे अनुच्छेदों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया, क्योंकि ये मूल संविधान में यह अनुच्छेद नहीं था। जिसमें ABCD लगा रहे तो समझिए वो बाद में जोड़ा गया है। तो साथियों, अनुच्छेद 39 के ए कहता है समान न्याय एवं गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता। यानी राज्य जो है, राज्य समान न्याय करेगा, गरीब अमीर के लिए समान न्याय यानी निःशुल्क न्याय की व्यवस्था करेगा, और गरीबों के लिए जो है निःशुल्क विधिक सहायता देगा। यानी गरीब से गरीब लोगों के लिए, गरीब वर्गों के लिए जो है निःशुल्क में कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। ये राज्य का कर्तव्य है। तो समझ रखिए, अनुच्छेद 39A क्या है? समान न्याय यानी सभी प्रकारों के समान न्याय की व्यवस्था करेगा राज्य, और गरीबों को निःशुल्क में कानूनी सहायता देगा। उसके बाद अनुच्छेद 39B। तो साथियों, 39B में है कि राज्य जो है सार्वजनिक धन का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार से करेगा। राज्य सार्वजनिक मामले के जो धन होंगे उनका स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार से करेगा कि वो धन जो है, सार्वजनिक धन, वो सर्वोत्तम यानी सार्वजनिक धन सर्वोत्तम साधन बन सके। एक बार और सुनिए, अनुच्छेद 39B कहता है राज्य सार्वजनिक धन का नियंत्रण एवं स्वामित्व इस प्रकार से करेगा कि वो सार्वजनिक धन जो है सर्वोत्तम साधन बन सके, सबों के लिए उत्तम साधन बन सके। ऐसा 39 के बी में कहा गया है। अब चलते हैं अनुच्छेद 39C में क्या है? आपने जो सर्वोत्तम धन का साधन किया, राज्य जो नियंत्रण किया, उन धनों का जो है समान वितरण की व्यवस्था किया गया है। अनुच्छेद 39 के C के अनुसार जो है धनों का समान वितरण की व्यवस्था किया गया है। उसके बाद साथियों चलते हैं अनुच्छेद 39 के डी क्या कहता है। तो साथियों, अनुच्छेद 39 का डी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें स्त्री एवं पुरुषों के लिए वेतन की व्यवस्था का उपलब्ध है, वो भी समान प्रकार से। यानी आर्टिकल 39 अंडर डी 39D कहता है कि स्त्री एवं पुरुषों के लिए समान वेतन की व्यवस्था। राज्य स्त्री एवं पुरुषों के लिए समान वेतन की व्यवस्था उपलब्ध कराएगा। अर्थात अगर आप एक ही काम को स्त्री से भी कराते हैं एवं पुरुष से भी कराते हैं तो दोनों को समान वेतन की व्यवस्था उपलब्ध कराएगा राज्य। ऐसा 39 के डी में कहा गया है। साथियों, अगर आपके साथ मतभेद होता है यानी स्त्री पुरुष को समान वेतन की व्यवस्था नहीं भी कराता है, तो अनुच्छेद 37 में डायरेक्टली रूप से लिखा गया है कि आप इनके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। केवल राज्य जो है इन सारे बातों को आपके हित के लिए सोचते हैं। राज्य ये सब बात आपके हित के लिए सोचते हैं। अगर वो कमी भी करते हैं तो आप इनके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो साथियों, यही है कि राज्य जो है स्त्री एवं पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करेगा। यानी समान काम करेगा तो समान वेतन होगा स्त्री एवं पुरुष का। 39D में ऐसा बात कहा गया है। उसके बाद साथियों, अनुच्छेद 40 की ओर हम लोग चलते हैं। तो अनुच्छेद 40 में लिखा गया है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों का संगठन कराएगा। यानी ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख अनुच्छेद 40 में दिया गया है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों के संगठन करेगा। उसके बाद साथियों, अनुच्छेद 41 में क्या है? 41 आर्टिकल। तो अनुच्छेद 41 में कहा गया है काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। यानी काम आप पा सकते हैं और शिक्षा पा सकते हैं और लोक सहायता पा सकते हैं, ऐसा व्यवस्था आपके लिए राज्य करेगा। ये अनुच्छेद 41 में लिखा गया है। उसके बाद साथियों, अनुच्छेद 42 में कहा गया है आपने काम तो पा लिया, किस प्रकार का काम? यानी काम उस प्रकार का हो जो मानवोचित दशा में काम, यानी मानव के उचित दशा में काम हो। यानी जितना काम हमें चाहिए, जितना मजदूरी हमें चाहिए, उस अनुसार से हमें काम मिलना चाहिए, ताकि मेरा दैनिक खर्च या मेरा आर्थिक स्थिति सुधार हो सके। तो साथियों, आर्थिक स्थिति सुधार हो सके इसलिए
मानवोचित दशा में, यानी मानव के उचित दशा में हमें काम चाहिए। और इसी अनुच्छेद में लिखा गया है प्रसूति सहायता। तो साथियों, आपने देखा होगा अपने समाज में, गांव में, कि स्त्री को प्रसूति सहायता यानी प्रसूति के सहायता में उनके खान पान के ध्यान में रखते हुए राज्य के द्वारा कुछ सहायताएं राशि दी जाती है, जो अनुच्छेद 42 में जिक्र किया गया है। यानी इन्हीं अनुच्छेद 42 के द्वारा आपको प्रसूति सहायता जो है दिया जाता है राज्य के द्वारा। उम्मीद है कि अनुच्छेद 42 को आपने समझ रखा है। साथियों, चलते हैं अनुच्छेद 43 की ओर। अनुच्छेद 43 कहता है कि जीवन निर्वाह योग्य वेतन, यानी मेरे उचित दशा में काम तो आपने दे दिया, लेकिन वेतन भी मुझे जीवन निर्वाह की दशा में हो, यानी वेतन मेरा उस प्रकार से हो कि मेरा जीवन सुचारू रूप से चल सके। जीवन जीने योग्य वेतन की व्यवस्था करें। और उसके बाद इसी में कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन राज्य सरकार करेगा। तो साथियों, छोटे मोटे कारोबारियों को, छोटे मोटे व्यापारियों को, उद्योगों को कुछ सहायताएं दी जाती है, कुछ प्रोत्साहन राशियां दी जाती है, वो अनुच्छेद 43 के द्वारा, यानी अनुच्छेद 43 के द्वारा कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन दिया जाता है। छोटे मोटे कारोबारियों को कुछ प्रोत्साहन राशि दिया जाता है राज्य के द्वारा। उम्मीद है अनुच्छेद 43 को आपने समझ रखा है। उसके बाद साथियों, अनुच्छेद 44 काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत का एकमात्र राज्य ऐसा है गोवा, जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है। समान नागरिक संहिता वाले राज्य केवल व केवल गोवा है, जहाँ पर कि सबों के लिए एक समान कानून की व्यवस्था है। साथियों, अनुच्छेद 44 कहता है कॉमन सिविल कोड, यानी कॉमन सिविल कोड वाले एकमात्र भारतीय राज्य गोवा हैं, जहां पर नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू है, यानी सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की व्यवस्था। साथियों, जब संविधान बन रहा था तो उस समय ये पूरे देश के लिए लागू होने वाला था, लेकिन कुछ सदस्यों ने, संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि बोला कि अभी जो है देश शिक्षित उतना नहीं है, अगर शिक्षित हो जाएंगे तो सबों के लिए आप नागरिक संहिता लागू कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं हुआ, तो ये राज्य के ऊपर दायित्व दिया गया। तो साथियों, इसी में गोवा राज्य जो है अपना कॉमन सिविल कोड लागू किया है, यानी समान नागरिक संहिता। इसके लिए अर्थ यही हुआ कि सबों नागरिक के लिए एक समान कानून की व्यवस्था। आपने अनुच्छेद 14 पढ़ा था। अनुच्छेद 14 में क्या था कि विधि के समक्ष समता, यानी सभी व्यक्ति कानून के नज़र में एक जैसा है। यह अनुच्छेद 14 में कहा गया था, जो आपके मूल अधिकार में था। विधि की समक्ष समता यानी सबों के लिए एक, यानी कानून के नज़र में सब एक जैसा। लेकिन अनुच्छेद 44 कहता है सबों नागरिक के लिए, यानी सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून की व्यवस्था। तो अनुच्छेद ये है 44। उसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 45। साथियों, अनुच्छेद 45 कहता है प्राथमिक स्तर के शिक्षा, यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चों का शिक्षा की व्यवस्था जो है राज्य उपलब्ध कराएगा। ये राज्य का कर्तव्य होगा कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, क्योंकि बिना शुल्क के होते हैं। साथियों, यहीं से जो अनुच्छेद आपने पढ़ रखा 21A, यानी 21A जो है मूल अधिकार में डाला गया था, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, जो शिक्षा का अधिकार में डाल दिया। वो बात पहले यहाँ पर था, पहले अनुच्छेद 45 में था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। यहीं से उठाकर जो है अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को डाल दिया, और 0 से 6 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में डाला हुआ है, जो अनुच्छेद 45 में है। उम्मीद है कि आपने अनुच्छेद 45 को समझ लिए हैं। उसके बाद साथियों, चलते हैं अनुच्छेद 46 की ओर। तो अनुच्छेद 46 कहता है SC, ST एवं समाज के अन्य दुर्बल वर्ग के लिए, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के जो भी अन्य दुर्बल वर्ग होंगे उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराएगा राज्य। यानी 46 में SC, ST एवं अन्य दुर्बल वर्ग के लिए शिक्षा उपलब्ध कराएगा, ये राज्य के ऊपर दायित्व दिया गया है। उसके बाद साथियों, अनुच्छेद 47
अनुच्छेद 47 काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। आपने शराबबंदी या नशीले पदार्थ का नाम सुना है, ये अनुच्छेद 47 के द्वारा ही उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो साथियों, अनुच्छेद 47 में है कि राज्य जो है अपने नागरिकों के जीवन स्तर एवं पोषण स्तर एवं उनके स्वास्थ्य स्तर में सुधार के लिए, यानी राज्य अपने नागरिकों के जीवन स्तर, पोषण स्तर में एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार उपलब्ध कराएगा, यानी उनका जीवन स्तर में सुधार करेगा। उसके बाद उनके पोषण स्तर में, खान पान में सुधार करेगा। उनके बाद राज्य का कर्तव्य होगा कि वो अपने नागरिकों के स्वास्थ्य का ख्याल रखे। यह बात अनुच्छेद 47 में है। और साथियों, अनुच्छेद 47 के माध्यम से ही मादक पदार्थ जिसे मादक पदार्थ बोलते हैं या नशीले पदार्थ, इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे गांजा हो, भांग हो या शराब हो, जो भी नशीले पदार्थ हो, उनको अनुच्छेद 47 के द्वारा राज्य के ऊपर दायित्व दिया गया है नशीले पदार्थ को प्रतिबंध करने के लिए। उम्मीद है 47 अनुच्छेद को समझ लिए हैं साथियों। उसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 48 में। तो अनुच्छेद 48 में जो है 48, इसमें कृषि एवं पशुपालन उपलब्ध कराएगा, राज्य का दायित्व दिया गया है। यानी राज्य जो है कृषि एवं पशुपालन को उपलब्ध कराएगा, यानी व्यवस्था कराएगा। उसके बाद साथियों, इसी अनुच्छेद यानी 48 अनुच्छेद के तहत जो है दुधारू पशु के प्रतिबंध पर रोक लगाया गया है। दुधारू पशु यानी दूध देने वाले जो पशु होते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। और इसी अनुच्छेद के माध्यम से जो है गाय की हत्या पर रोक लगाया गया है। यानी अनुच्छेद 48 के माध्यम से दुधारू पशु एवं गाय की हत्या पर रोक लगाया गया है। और इसी में कृषि एवं पशुपालन का उल्लेख किया गया है, यानी किसी भी जानवर की हत्या, चाहे वो पशु हो या गाय हो या दुधारू पशु, इनकी हत्या पर प्रतिबंध अनुच्छेद 48 के माध्यम से लगाया गया। अगर आप हत्या करते हैं तो आपके खिलाफ सरकार एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद साथियों, आगे मेरा है अनुच्छेद 48A। 48A बोले तो इसे जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। साथियों, इसी में जो है पर्यावरण के संरक्षण, यानी पर्यावरण में जो भी मामले आते हैं उनका संरक्षण करना है एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करना है। यानी हमें वृक्ष भी बचाना है और वृक्ष के अंतर्गत यानी वन में जो जीव जंतु रहते हैं, जो जानवर रहते हैं, उनकी भी रक्षा करना है। ये ऐसा अनुच्छेद 48A में कहा गया है, क्योंकि पर्यावरण का संरक्षण करना है, पर्यावरण का रक्षा करना है, यहाँ पर राज्य का कर्तव्य दिया गया है। 48A के अंतर्गत राज्यों को कर्तव्य दिया गया है कि वह पर्यावरण का संरक्षण करेगा, सुरक्षा करेगा और वन्य जीवों एवं वन्य की रक्षा करेगा साथियों। और इसी प्रकार आप सेम कंडीशन पढ़ेंगे मूल कर्तव्य में, यानी जो आपको मूल कर्तव्य जो दिया गया उसमें भी जो है पर्यावरण के संरक्षण करना व्यक्तियों के कर्तव्य के ऊपर भी दिया गया। यानी हम सभी व्यक्तियों का भी कर्तव्य यह है कि पर्यावरण की रक्षा करें। यह जो है अनुच्छेद 48A में यानी मूल कर्तव्य में भी है और ये जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी है, पर्यावरण की रक्षा करना। तो यही है अनुच्छेद 48A। उसके बाद साथियों, अनुच्छेद 49 कहता है कि प्राचीन स्मारक, यानी पुराने से पुराने जो भी स्मारक हो, लाल किला, ताजमहल, जो भी हो, उन स्मारक एवं विरासत, यानी जो भी हमारे पास विरासत हो, हेरिटेज हो या जो भी स्थल हो, प्राचीन स्थल, स्मारक, उनकी जो है सुरक्षा करना राज्यों के ऊपर कर्तव्य दिया गया। यानी अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राज्य जो है प्राचीन स्मारक और विरासत या जो भी हमारे पूर्वजों के जो स्थल हैं यानी प्राचीन स्थल हैं, उनको सुरक्षा प्रदान कराएगा। ये राज्यों का कर्तव्य है अनुच्छेद 49 के अंतर्गत। तो साथियों, ये है अनुच्छेद 49 की कहानी। उसके बाद अनुच्छेद 50 में, तो साथियों अनुच्छेद 50 के अंतर्गत जो है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। यानी
कार्यपालिका और न्यायपालिका पहले जो है न्यायपालिका कार्यपालिका के अधीन काम करते थे। ये न्यायपालिका पहले कार्यपालिका के अधीन काम करते थे, यानी कार्यपालिका का काम था काम करना और न्यायपालिका का न्याय करना। तो कार्यपालिका ही आदेश देता था पहले न्यायपालिका को न्याय करने का, कि आप इसको इस प्रकार न्याय करें, उसको उस प्रकार न्याय करें। लेकिन अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को पृथक्करण कर दिया गया, क्योंकि इनमें कार्यपालिका का काम रह गया अपना काम करना, यानी बिल बनाना, विधेयक बनाना, कानून लाना, जो भी काम हो कार्यपालिका को अपने कर्तव्य दिया गया अपना काम करना यानी कार्य करना। और न्यायपालिका को स्वतंत्र कर दिया गया, कार्यपालिका से न्यायपालिका को स्वतंत्र कर दिया गया, क्योंकि न्यायपालिका अपने फैसले सुनाने के लिए स्वतंत्र है। भारत में जो है न्यायपालिका स्वतंत्र है, वो अपने फैसले सुनाने के लिए स्वतंत्र है, किसी के दावे पर वो फैसले नहीं देते हैं, यानी वो अपने मन से फैसले देते हैं जो उचित उन्हें लगता है। तो समझ गए साथियों, कार्यपालिका काम करता है, न्यायपालिका न्याय देता है, इसीलिए न्यायपालिका भारत में स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है, किसी के दबाव में आके, किसी के प्रभाव में आके वो अपना फैसला बदल नहीं सकता है। तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50। उसके बाद अनुच्छेद 51 कहता है, अनुच्छेद 51 में भारत के विदेश नीति को दर्शाता है, यानी भारत की विदेश नीति क्या है, यानी भारत को एक देश से दूसरे देश, किसी देशों के साथ युद्ध हो जाए, किसी देशों के साथ मतभेद हो जाए, तो उनको प्रेम पूर्वक यानी कि मित्रतापूर्वक जो है उनसे संधि कर ले, उनसे बातचीत कर ले, यही भारत की विदेश नीति दर्शाता है। यानी युद्ध हो जाए तो उनको किसी तरह मध्यस्थता करके ही उनको समाप्त करना है, ना कि युद्ध करना है, यही भारत की विदेश नीति दर्शाता है। तो विदेश नीति में यही है अनुच्छेद 51 में, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, यानी देशों को अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रदान करना है, यानी एक देश से दूसरे देश के बीच शांति करना है, समझौता करना है, और अपने देशों को एक देश से दूसरे देशों को सुरक्षा प्रदान करना है। यह अनुच्छेद 51 में दर्शाया गया है और इसी में विदेश नीति को दर्शाया गया है, यानी भारत की विदेश नीति क्या होनी चाहिए। तो साथियों, यही था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद फिर आज का क्लास यहीं बंद होगा। तो देखते हैं, अनुच्छेद 36 का में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है और अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि ये जो इतना सारे प्रबंध आपने देखा कि राज्य आपके हित के लिए ऐसा करेगा, अगर राज्य आपके हित में ये सब मामले में कमी भी करेगा तो आप इनके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते हैं, यह परिवर्तनीय नहीं है, यानी यह बाध्य योग्य नहीं है। उसके बाद अनुच्छेद 38 में लोगों के कल्याण के लिए जो है राज्य 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था करेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद साथियों, अनुच्छेद 39 का ए कहता है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, यानी गरीबों के लिए समान न्याय हो और गरीबों को निःशुल्क में विधिक सहायता हो, ये अनुच्छेद 39 ए कहता है। उसके बाद अनुच्छेद 39 बी कहता है कि जो है राज्य सार्वजनिक धन का संरक्षण एवं नियंत्रण इस प्रकार करेगा कि सार्वजनिक धन सबों के हित का साधन हो सके। उसके बाद अनुच्छेद 39 सी कहता है कि धन का समान वितरण, यानी वो सार्वजनिक जो धन है उन धनों को समान वितरण किया जाएगा, ये अनुच्छेद 39 सी कहता है। और 39 डी कहता है, स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था राज्य उपलब्ध कराएगा। उसके बाद अनुच्छेद 40 कहता है, राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन कराएगा, यानी ग्राम पंचायत के संगठन का जिक्र किया गया है साथियों। उसके बाद है अनुच्छेद 41 कहता है, राज्य जो है व्यक्तियों को काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार देगा। और उसके बाद अनुच्छेद 42 कहता है, काम भी उस दशा में आपको मिलेगा, मानवो उचित दशा में काम, यानी मानव के उचित दशा में काम मिलेगा, ऐसा राज्य का दायित्व है। और अनुच्छेद 42 के माध्यम से ही हमारे समाज में महिलाएं, माँ बहनें को प्रसूति सहायता दिया जाता है, यानी प्रसूति के बच्चे को जन्म देने के बाद जो उनके खान पान को ख्याल में रखते हुए कुछ आर्थिक मदद देते हैं सरकार के द्वारा। उसके बाद साथियों, अनुच्छेद 43 कहता है, न्यूनतम मजदूरी यानी जीवन निर्वाह योग्य वेतन हो, यानी हमारे जीवन निर्वाह करने योग्य वेतन की व्यवस्था राज्य उपलब्ध कराएगा। और राज्य जो है कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, यानी छोटे मोटे कारोबारियों को, व्यापारियों को प्रोत्साहित करेगा।
यह अनुच्छेद 43 में राज्य के ऊपर दायित्व दिया गया है। फिर चलते हैं अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 कॉमन सिविल कोड दर्शाया गया है जो गोवा में लागू है, और इसी में समान नागरिक संहिता है, यानी सभी नागरिकों के लिए एक समान जैसा कानून की व्यवस्था। अनुच्छेद 44 और 45 कहता है प्राथमिक शिक्षा यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था राज्य उपलब्ध कराएगा। पहले यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के बच्चे का दिया गया था, जो वहाँ से उठाकर अनुच्छेद 21A में रख दिया गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी के द्वारा। उसके बाद साथियों अनुच्छेद 46 कहता है SC ST एवं समाज के अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराएगा राज्य। और अनुच्छेद 47 कहता है राज्य जो है अपने नागरिकों के जीवन स्तर, पोषण स्तर में सुधार लाएगा और उनके स्वास्थ्य स्तर का ख्याल रखेगा, और इसी में नशीले पदार्थ यानी मादक पदार्थों के प्रतिबंध लगाया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 48 कहता है दुधारू पशु एवं गाय की हत्या यानी कृषि एवं पशुपालन के उल्लेख किया गया है। उसके बाद इसी में जो है दुधारू पशु की हत्या और गाय की हत्या पर विशेष रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। और अनुच्छेद 48A कहता है पर्यावरण की सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा, और इसी अनुच्छेद में कहा गया है वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। उसके बाद साथियों अनुच्छेद 49 कहता है प्राचीन स्मारकों या प्राचीन जो हेरिटेज हैं, विरासत हैं, जो प्राचीन स्थलें हैं, उनको सुरक्षा प्रदान कराएगा राज्य का कर्तव्य है। उनके बाद अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया है। उसके बाद अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा उपलब्ध कराएगा, ये राज्य का कर्तव्य होगा। तो साथियों उम्मीद है कि आपने इन सारे बातों को समझ रखा होगा। तो मैं यही आशा करता हूँ इसी तरह का प्यार जताए रखिए। तो साथियों आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और बहुत जल्द ही इनके आगे जो भी विभिन्न सारे चैप्टर होंगे उनको उपलब्ध कराता रहूँगा।